नमस्कार मित्रों। अपन ने लाइट वाला जो चैप्टर था यानी प्रकाश वाला जो अध्याय था जो अपने सिलेबस का था, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके वो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किए थे जो कि अपने सिलेबस का पार्ट था। उसको कंप्लीट करने के बाद अपन उस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, क्या उनके आंसर हो सकते हैं, उनको अपन चेक करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में बात करूं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्वेश्चन ये बना दिया जाए कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है यानी प्रकाश का संचरण ऋजु रेखीय है। क्योंकि अब इसके अपन चार ऑप्शन बनाते हैं। देखिए चार ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन, पहला ऑप्शन कह दें कि ये छोटे छोटे कणों से बना होता है। यह छोटे छोटे कणों से बना होता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसमें आपको दे दी जाए कि इसकी तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म होती है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाए कि इसका वेग अधिक होता है। इसका वेग अधिक होता है। और चौथा ऑप्शन आपको इसमें दीजिए नन ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नंबर 4 ऑप्शन और मैं लिख देता हूं इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये अपने पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि, तो कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो ये छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये संभव नहीं है। सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी तरंग दैर्ध्य सूक्ष्म होती है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें सेकंड वाला जो है वो आंसर होगा। ध्यान दीजिए मैंने जब फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था तो उसमें बताया था कि प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर की कोटि की होती है, जिसमें मैंने कहा था कि ये लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। या यूं कहा जा सकता है 4 × 10⁻⁻7 मीटर से 8 × 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। यानी कि इसकी जो तरंग की कोटि जो बन रही है वो लगभग माइक्रोमीटर की कोटि की अपने पास इसकी तरंग आ जाती है। तरंग दैर्ध्य यानी कि प्रकाश तरंग के रूप में तो है, परंतु इसकी वेवलेंथ यानी इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होने के कारण ही ये सीधी रेखा में गमन करता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। तो देखिए पहला एक क्वेश्चन अपन ये सोल्व कर लिया है। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या बन सकता है। अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह दें कि लाल रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा होती है, यानी ऊर्जा को अपन कंपेयर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लाल रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा होती है। अब इसमें भी चार ऑप्शन अपन ले रहे हैं। देखो नंबर 1, पहला ऑप्शन में कह दूं बैंगनी रंग के प्रकाश के तुल्य, बैंगनी रंग के प्रकाश के तुल्य। सेकंड ऑप्शन बैंगनी रंग के
प्रकाश से कम। और थर्ड ऑप्शन ले लें आप, बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक। और फोर्थ ऑप्शन अपन देखो, मैंने क्वेश्चन क्या दिया, लाल रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा होती है। मैंने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन बैंगनी रंग के प्रकाश के तुल्य, दूसरा ऑप्शन बैंगनी रंग के प्रकाश से कम, तीसरा ऑप्शन बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक, और चौथा ऑप्शन ले लेते हैं श्वेत रंग के प्रकाश के तुल्य। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो पार्ट है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट के नाम से अपने जो रीट में मैंने जो फर्स्ट जो लेक्चर डाला हुआ है, उसमें इस चीज को बहुत ही बेहतर तरीके से अपन ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस रंग के लिए ऊर्जा अधिक होगी और किसके लिए कम होगी। इससे अपन यहाँ पे भी एक बार अपन समझे। देखिएगा, फोटोन की ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला लिया जाता है E = h। यहां पर h है प्लांक नियतांक, न्यू है उसकी आवृत्ति। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू का मीन्स है c/λ। यहां पर लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ। अब आप गौर कीजिए, इस फॉर्मूले से ये क्लियर हो रहा है कि जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा, और जिसके लिए तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए ऊर्जा का मान अधिक, और जिसके लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होगी उसके लिए ऊर्जा का मान कम होगा। अब देखिएगा, अब आप देखेंगे कि जो बैंगनी रंग है, वायोलेंट जो कलर होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है किससे, लाल रंग से। यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक है, अर्थात इसका मतलब बैंगनी रंग की ऊर्जा अधिक होगी किससे, लाल रंग की ऊर्जा से। तो अब देखिएगा क्या ऑप्शन जाता है। यहां क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, लाल रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा होती है बैंगनी रंग के प्रकाश के तुल्य नहीं, बैंगनी रंग के प्रकाश से कम। बिल्कुल, क्यों, देखिए, क्योंकि लाल रंग के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा, बैंगनी की क्या होगी, ज्यादा। यानी यो कह सकते हैं बैंगनी रंग के प्रकाश से इसकी ऊर्जा क्या हुई, कम हुई। श्वेत प्रकाश कहीं काम नहीं आएगा, बैंगनी रंग के प्रकाश से अधिक, यहां पर भी ये भी कॉन्सेप्ट संभव नहीं है, क्योंकि लाल रंग की ऊर्जा क्या होगी, बैंगनी रंग के प्रकाश की ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी। यहां अपन ने 2 अच्छे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब अपन नेक्स्ट और क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन अपन इसमें ले रहे हैं वो क्वेश्चन ये है कि पिन होल कैमरा कार्य करता है, मतलब उसका सिद्धांत अपन जान रहे हैं। तो देखिएगा, पिन होल कैमरा कार्य करता है, पिन होल कैमरा कार्य करता है। नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन में इसमें लिख रहा हूं प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के परावर्तन पर। सेकंड ऑप्शन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नंबर 3, तीसरा ऑप्शन लिख रहा हूं मैं,
प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर, और चौथा मैं इसमें ले लेता हूं प्रकाश के अपवर्तन पर। देखिए भी पिन होल कैमरे का कार्य सिद्धांत क्या है। अपन बात करें प्रकाश के परावर्तन पर, तो वस्तुओं का जो दिखना है वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित होता है। जैसे ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं या चंद्रमा है, इनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं और उस प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, जिसकी वजह से वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर अपन बात करें प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर आधारित है। जैसे हीरे का चमकना, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में मरीचिका यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जलाशय का आभास होना, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। फिर है प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण, अर्थात प्रकाश के सीधी रेखा में गमन पर आधारित। और ये अपन पढ़ चुके हैं कि जब पिनहोल कैमरे में अपने लिखा था कि इसका सिद्धांत क्या है, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड। फिर बात करें प्रकाश के अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में आता है तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित क्या है, घटनाएं हैं। जल से भरी बाल्टी के तल का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। लेकिन पिन होल जो कैमरा है ये प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण पर क्या है, आधारित है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हों, यदि दो समतल दर्पण कैसे रखे हों, परस्पर समांतर रखे हों। देखो क्वेश्चन को लिखते हैं, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हों तो उनसे बनने वाले, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हों तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की, तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ध्यान रहे ये क्वेश्चन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर्स की थ्योरी को आप अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि वो थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली तो ये क्वेश्चन हल करना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखो क्या क्वेश्चन लिखा है, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे हों तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन, जो इसमें ऑप्शंस अपन को दिए गए हैं वो ऑप्शंस क्या क्या हैं, देखो नंबर फर्स्ट, पहले ये कह रहे हैं शून्य होगी, सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं अनंत होगी, और जो थर्ड ऑप्शन है उस थर्ड ऑप्शन के अंदर कह रहे हैं कि यूँ कह सकते हैं अपन कि चलो दो होंगी, चलो दो ले देते हैं, दो को ऐसे लिख देते हैं, दो, और फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई अलग ही संख्या होगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप, ध्यान रहे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए मैंने बताया है 360 अपॉन में थीटा। इस फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, परस्पर समांतर हैं, और जब दो दर्पण परस्पर समांतर होंगे तो परस्पर समांतर होंगे इसका मतलब उनके मध्य का कोण क्या है, शून्य है। और अगर आप 360 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इन्फिनिटी। अगर आप अनंत के अंदर एक को प्लस करते हैं एक माइनस करते हैं कुछ भी करें तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात इसमें सही जो आंसर जाएगा वो होगा अनंत, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी, इसमें अनंत बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अपन इसमें डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो देखिए समतल
दर्पण की आवर्धन क्षमता होती है। नंबर 1 +1, नंबर 2 +2, नंबर 3 -1, नंबर 4 -2। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसे भी आप, वेरी इजी, याद रखें आप इसे कि भाई समतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से बिंब रखा होता है। यानी प्रतिबिंब और बिंब की दूरी समान होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई के। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव क्या बनेगा, बिंब के आकार का बनेगा, यानी आवर्धन 1 होगा। अब चूंकि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा है, आभासी होता है और सीधा होता है। और जब आभासी और सीधा है तो देखिएगा सबसे पहले तो उसके बराबर आकार का बनने की वजह से तो क्या होगा, 1 आएगा आवर्धन, ये तो कंफर्म हो गया। और आभासी और सीधा है इसका मतलब ये प्लस में आएगा। अगर वास्तविक और उल्टा होता तो इसे अपन किस में लेते हैं, माइनस में। तो इसके लिए आ गया है m = +1। तो इसमें सही आंसर जाएगा नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट इस पर आधारित और जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको और डिस्कस अपन करते हैं। इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको आप अपनी नोटबुक के अंदर इनको नोट करें ताकि आपका अभ्यास रहे। लेकिन इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले आप थ्योरी को पूरी तरह से एक बार जरूर पढ़ें। देखिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये कह रहे हैं कि समतल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान दें अपन इस चैप्टर में मुख्य रूप से सबसे अधिक जो जोर देंगे वो है समतल दर्पण, क्योंकि अपने सिलेबस की हेडिंग में स्पेशली लिखा हुआ है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। तो देखिए समतल दर्पण का उपयोग होता है समतल दर्पण का उपयोग होता है। नंबर 1 पहला ऑप्शन जो मैं इसके अंदर आपको दे रहा हूं कि वे किसके अंदर समतल दर्पण का उपयोग होता है, नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूं इसके अंदर पेरिस्कोप में। नंबर सेकंड ऑप्शन जो इसमें लिख रहा हूं मैं है कैलाइडास्कोप। कैलाइडोस्कोप। नंबर थर्ड सेक्सटेंट। नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी में। तो ध्यान रहे पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। कैलाइडोस्कोप जिसे बहुमूर्तिदर्शी अपन बोलते हैं उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। सेक्सटेंट जिसकी सहायता से कोणीय दूरी का अपन क्या कर लेते हैं, मापन कर लेते हैं, इसमें भी समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा उपरोक्त सभी में। यानी ध्यान रखना समतल दर्पण का उपयोग में पेरिस्कोप में भी होता है, कैलाइडोस्कोप में भी होता है और सेक्सटेंट में भी क्या होता है, समतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है कोई इस तरह से है कि आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए, देखो क्वेश्चन देखेंगे आप, आपतित किरण की दिशा को
की दिशा को नियत रखते हुए, आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए यदि किसी समतल दर्पण को समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 पहला ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, और जो चौथा ऑप्शन आपको इसमें दिया गया है वो अपन को दे दें इसके अंदर 120 डिग्री। बताइए क्या ऑप्शन होगा? ध्यान कीजिए, मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है आपको। अगर आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए, यानी उसमें कोई, यानी कह सकते हैं निश्चित रखते हुए, अगर समतल दर्पण को अपन किसी कोण थीटा से घुमाते हैं तो ऐसी स्थिति में परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए समतल दर्पण को अपन थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से क्या होती है? घूम जाती है। अर्थात अब इस क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को अगर अपन अप्लाई करें तो देखिए कितने डिग्री कोण से? आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? तो अगर 30 डिग्री कोण से अपन उसे घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण उसकी जस्ट डबल एंगल हो जाएगा, यानी 60 डिग्री कोण से घूम जाएगी। ये इसका सही आंसर होगा। जनरली यहाँ स्टूडेंट गलती करेगा 30 डिग्री को सिलेक्ट करने में, और पहला ऑप्शन भी 30 डिग्री लिखा हुआ है। वो क्या सोचता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले बताया हुआ है कि अगर आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए अगर अपन दर्पण को थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो परावर्तित किरण कितने से घूमती है? 2 थीटा से घूमती है। अगर यहाँ 45 डिग्री होता तो यहाँ कितना आंसर आ जाता? 90। अगर ये 60 डिग्री है तो 120 डिग्री, यानी जस्ट क्या लिखते हैं अपन, उसको डबल लिख देते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन जो था अपन ने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला जो अपन देख रहे हैं एमसीक्यूज में, वो क्वेश्चन भी देखें आप किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाती है। समतल दर्पण पर धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए, कितना कोण बताया मैंने? 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, बनाते हुए आपतित होती है। तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन तो अपन को आसान लगेंगे, इजी लगेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों को जब अपन टच करते हैं तो गलती होने की संभावना रहती है। जैसे पिछला क्वेश्चन था,
जनरली इसमें आंसर कौन सा स्टूडेंट टिक करेगा, इसका 30 डिग्री, जबकि आंसर एक्चुअल में क्या आएगा 60 डिग्री। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। देखिए भाई, इसके जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहा, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। इसमें जो अपन को 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं, एक तो है 35 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है 55 डिग्री, और तीसरा अपन को दे रखा है 45 डिग्री, और चौथा ऑप्शन अपन को दिया हुआ है इसके अंदर 60 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन में इसमें ऑप्शंस अपन को दे रखे हैं। चलो 60 जगह से 65 लिखे हैं, देखो ऐसे। अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। यहां क्या कह रहे हैं, 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, तो परावर्तन कोण होगा। जनरली यहां इस क्वेश्चन में भी सिली मिस्टेक टाइप का क्वेश्चन है। गलती क्या होगी, स्टूडेंट क्या सोचता है कि 35 डिग्री कोण पर वो प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी आपतन कोण 35 डिग्री है, इसका मतलब परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, यानी परावर्तन कोण भी 35 डिग्री होना चाहिए। परंतु यहां गलती यही हो जाती है अपन से कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा है कि धरातल से 35 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व करता हूं, गौर कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ये एक समतल दर्पण ले लिया है मैंने, ये कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, तो यहां धरातल से यानी यहां से ये एंगल इसका 35 डिग्री है। यहां एक नॉर्मल लीजिए, अभिलंब डाला आपने, ये परावर्तित प्रकाश की किरण गई, तो गौर कीजिएगा ये कोण कितना होगा, ये 90 है, ये कोण यहां से तो पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस 35, ये हो गया 55 डिग्री। अगर ये 55 डिग्री है, यानी ध्यान रहे इस क्वेश्चन के अंदर आपतन कोण 35 डिग्री ने होकर के कितना है, 55 डिग्री है, 55 डिग्री है, क्योंकि 90 माइनस 35 कीजिए 55 बचेगा। ये अगर आपतन कोण 55 डिग्री है, तो ये परावर्तन कोण भी कितना होगा, 55 डिग्री ही होगा, यानी इसका जो सही आंसर जाएगा वो है 55 डिग्री होगा, न कि 35 डिग्री होगा। तो देखिए यहां अपन ने एक अच्छे क्वेश्चन और देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चन और अपन अभी इसके और डिस्कस करते हैं। आप इन क्वेश्चंस को इनके ऑप्शन सहित ही अपनी नोटबुक में नोट करें, अपनी कॉपी में, क्योंकि ऑप्शंस के बेस पर ही अपन को आंसर देना है। तो इसलिए इसके ऑप्शन जो मैंने लिखे हैं उन ऑप्शंस को भी आप लिखें। देखिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है और कैसा है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखो अपन इसमें लॉजिकली क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम कर रहे हैं, जिनमें कुछ लॉजिक काम आ रहा हो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या कहा क्वेश्चन में कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, दी हुई है 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने, यूं कह सकते हैं, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन मैं इसमें लिख रहा हूं वे उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, नंबर फर्स्ट
वक्रता केंद्र पर। नंबर सेकेंड ध्रुव पर। नंबर थर्ड फोकस पर। नंबर फोर्थ अनंत पर। देखिए ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए, इसमें भी लॉजिक है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सिली मिस्टेक टाइप से क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उस अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब को रखा गया है, यानी कि बिंब को कहां रख दिया गया है? फोकस पर। और यह आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। और जब वस्तु फोकस पर रखी गई होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। यानी इस क्वेश्चन में वस्तु कहां रखी गई है भाई? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी वस्तु को कहां रखा गया है? उसके दर्पण के फोकस पर ही रखा गया है। और फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो सदैव प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? नंबर 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखें। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? अपन क्वेश्चन दे रहे हैं उठाई गिरी का पता लगाने में सहायक दर्पण है। उठाई गिरी का पता लगाने में सहायक दर्पण है, यानी कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग अपन उठाई गिरी का पता लगाने में करते हैं? तो देखिएगा नंबर 1 पहला मैं लिख रहा हूं समतल दर्पण। नंबर 2 अवतल दर्पण। नंबर 3 उत्तल दर्पण। नंबर 4 नन ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचें क्या आंसर आएगा? तो देखो उठाई गिरी का मतलब चोरी चकारी का पता लगाने में। आपने गौर किया होगा कि जो कुछ दुकानदार होते हैं वो दुकानदार अपने जहाँ पर वो व्यक्ति बैठा होता है, दुकान का जो ओनर है, मालिक है, वहाँ उसके पास एक छोटा सा एक दर्पण लगा होता है जिसमें कि वो दुकान के पूरे दृश्य को कि भाई कौन कर्मचारी क्या कर रहा है या कोई ग्राहक क्या कर रहा है उसका पता लगाने के लिए छोटा सा एक दर्पण लगा होता है। उस दर्पण में पूरा व्यू उसे नज़र आ रहा होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसा कि वाहनों में जो साइड मिरर होता है जो कि पीछे के पूरे ट्रैफिक को दिखाने का कार्य करता है, यानी कि छोटे से भाग के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है? प्रतिबंधित कर देता है, यानी प्रतिबिंब के रूप में उसे दर्शा देता है। अर्थात इसके रूप में जो काम आता है दर्पण, वो दर्पण हुआ है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण से छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जिससे कि उठाई गिरी का पता लगाया जा सके। अब देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिएगा, चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि किस दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है? नंबर 1 पहला ऑप्शन में दे रहा हूं इसमें अमावस्या। ये आपको भी ध्यान रखना किस दिन होता है, तो अमावस्या। सेकंड ऑप्शन पूर्णिमा। थर्ड ऑप्शन एकादशी। तो देखिए पहला ऑप्शन लिखा है मैंने अमावस्या, सेकंड ऑप्शन लिखा है मैंने पूर्णिमा, थर्ड ऑप्शन लिखा है मैंने एकादशी और फिर फोर्थ ऑप्शन लिख रहा हूं मैं द्वितीया। होता है अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को या द्वितीया को। किस दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है? तो देखो ध्यान रहे, मैंने आपको अच्छे से जब ग्रहण अपन ने पढ़े थे प्रकाश के ऋजु रेखीय संक्रमण आधारित घटनाएं, तब मैंने वहां बताया था कि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है।
चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। तो यह पूछा किसके लिए है भाई, चंद्र ग्रहण के लिए। तो आंसर कौन सा जाएगा, सेकेंड, यानी कि पूर्णिमा के दिन। अगर यहीं इसी क्वेश्चन में सूर्य ग्रहण इन्होंने पूछा होता तो अपना करेक्ट आंसर जाता फिर अमावस्या, क्योंकि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण सदैव क्या होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस और अपन इसमें डिस्कस करते हैं, कुछ बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि डायरेक्ट इसी तरह से बिल्कुल डायरेक्ट इसी रूप में क्वेश्चन आ जाते हैं। उन क्वेश्चंस को और अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अपन ये चैप्टर का अपना लास्ट लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। इसके बाद अपन ध्वनि यानी साउंड वाला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी आपके मित्रगण इसका लाभ ले सकें। तो देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें ये कह रहे हैं अगले क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा रेखांकन सही नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसमें, कौन सा रेखांकन सही नहीं है। ये इस क्वेश्चन में देखो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, ये इस तरह से दिया गया है। ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष, और यहां मैंने क्या बना दिया है, इसका ध्रुव बना दिया है। ये कोई एक प्रकाश की किरण को इस तरह से यूं गुजरते हुए दर्शाया गया है एफ से। पहला ये है, ध्यान रहे सही कौन सा रेखांकन सही नहीं है। इसका मतलब 4 ऑप्शन के अंदर से 3 तो सही होंगे, एक क्या है गलत है, क्योंकि ये पूछा गया कौन सा सही नहीं है, ये नहीं कहा है कौन सा सही है। तो देखिए सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन में जो आपको चित्र दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है, यहां इस तरह से बनाया है। इस तरह से। फिर तीसरे ऑप्शन के अंदर ये वही अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखो इस तरह से बनाया गया है। नंबर 4th ऑप्शन में यहां बना देता हूं, चलो यही बना लेते हैं। नंबर 4th ऑप्शन के अंदर इस तरह से ये 4 ऑप्शन है। अब देखिएगा ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें कि अगर आपको प्रतिबिंब रचना के नियम अगर आपको अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, अन्यथा क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। पूछा है कौन सा रेखांकन सही नहीं है, एक एक को अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और किस में से गुजर रही है, फोकस में से, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो पहला ऑप्शन सही है। फिर दूसरा ये देखो ये प्रकाश की किरण फोकस से गुजर रही है, और भैया देखो सीधी सी बात है जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से पास होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर। बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। नंबर 3 ये क्या कह रहे हैं, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से गुजर रही है और टकराने के बाद समानांतर हो रही है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र सी से गुजरती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो आपतन पथ पर ही वापस क्या होती है, लौट जाती है। इसका मतलब अपनी तरफ से सही जो होगा आंसर इसका वो हो गया नंबर 3 ऑप्शन राइट हो गया। इसने पूछा कौन सा रेखांकन सही नहीं है, तो नंबर 3 वाला रेखांकन सही नहीं है। फिर चौथे को और अपन डिस्कस करके देखें। देखो ये दर्पण के ध्रुव के ऊपर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इसे टकराने के पश्चात ये विपरीत दिशा में समान कोण से चली गई,
ये भी सही है, ये चौथा जो नियम था वो ये है। इसका मतलब 3 रेखांकन सही है, 4 में से पहला, दूसरा और चौथा, और ये वाला रेखांकन है वो क्या है, गलत है। अब अपन इसमें एक क्वेश्चन और अच्छा अपन इसका सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या ये कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होती है। 30 डिग्री आपतन कोण पर आपतित होती है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दर्पण से परावर्तन के कारण के कारण विचलन होगा। ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन क्या क्या आपको दिए हुए हो सकते हैं वो ऑप्शन देखिए। सबसे पहला तो 30 डिग्री लिखिए आप। सेकंड जो ऑप्शन में ले रहा हूं वो है 60 डिग्री, क्योंकि इसकी भी संभावना बन जाती है स्टूडेंट के लिए। तीसरा ले रहा हूं मैं 90 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन ले रहा हूं मैं 120 डिग्री। ध्यान रहे ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री आपतन कोण पर क्या है, आपतित होती है। यानी कि 30 डिग्री आपतन कोण, दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कितना हो रहा है, यह आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखना है। कितना अच्छा और कितना बढ़िया जो क्वेश्चन है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए जरा अपन अब इसको सोल्व करके देखें। ये समतल दर्पण है आपके पास, इस समतल दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। यहां मैंने एक अभिलंब दे दिया है। ये एंगल आपतन कोण इन्होंने क्या कहा है, 30 डिग्री का कहा है। ये यहां से 30 डिग्री कोण पर ही क्या होगी, प्रकाश की किरण भी परावर्तित होगी, यानी ये एंगल भी कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। इसने पूछा है कि परावर्तन की वजह से प्रकाश की किरण का विचलन कितना हो गया है। तो देखो ध्यान रहे कि विचलन से मतलब है क्या, यानी कि विचलन यानी कितने डिग्री कोण से घूम गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि विचलन कोण जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। मैं कह सकता हूं आपतित किरण की दिशा और परावर्तित किरण की दिशा के मध्य का जो कोण होता है उसे अपन कहते हैं विचलन कोण। यानी आप कह दीजिए आपतित किरण की दिशा वे परावर्तित किरण की दिशा के मध्य का कोण। आपतित किरण की दिशा वे परावर्तित किरण की दिशा के मध्य का जो कोण है वही कोण क्या होता है, विचलन कोण। तो देखो आपतित किरण की दिशा ये है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है, और परावर्तित किरण की दिशा ये है, तो इनके मध्य का ये जो कोण हो गया, ये कोण ही क्या है, विचलन कोण है। आपतित किरण की दिशा तो ये है जो कि मैंने डेड करके ये भी बनाई है, और परावर्तित किरण ये है, इन दोनों के मध्य का कोण। अब आप गौर कीजिए, इस प्रकाश किरण को जाना ऐसे चाहिए था, ये इसका मार्ग था, लेकिन ये गई कैसे, फाइनली ऐसे गई है। तो देखो इसके मध्य ये कोण कितना होगा, ये कोण 30 है, तो ये कोण भी कितना हो गया 30, और ये कोण भी कितना होगा भाई 30 ही तो होगा, तो 30। तो अब अगर आप यहां पर आंसर देखें तो अब आपके पास ये एंगल निकालना है, सॉरी 30 क्या, ये तो एंगल अलग बनेगा ना। देखो वापस देखें, यहां अपन क्या देख रहे हैं, ये समतल पर टोटल कोण कितना डिग्री बन रहा है, 180 बन रहा है।
180 के अंदर से 30 माइनस ये 30, यानी कि अब विचलन कोण आप देख लीजिए कितना अपने पथ से ये क्या हो गई है, विचलित हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसमें डेफिनेशन में आपको क्या कहा कि विचलन कोण बराबर आपतित किरण की दिशा व परावर्तित किरण की दिशा के मध्य का कोण, यानी कि विचलन कोण इज इक्वल टू 180, ये 180 है टोटल भाई सतह के ऊपर। अब अपने पथ से कितने एंगल से चली गई है, देखो इसके अंदर 180 के अंदर से आप माइनस कर दीजिए 30 प्लस 30 डिग्री ये 30 डिग्री ये, तो ये हो गया है 30 30 60, यानी कि 120 डिग्री कोण का क्या आ जाएगा, इसके अंदर विचलन हो जाएगा। यानी अपने पथ से कितनी विचलित हो गई है प्रकाश की किरण, 120 डिग्री एंगल से क्या हो गई है, ये विचलित हो गई है। क्योंकि देखो 30 30 60, यानी 60 को आपने 180 में से घटाया है तो ये आपके पास आ गया है 120 डिग्री, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपने पास ही आ जाएगा। यहाँ अपन ने इस चैप्टर को वेल अपडेट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अपन ने जो इस पर आधारित अच्छे क्वेश्चन थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर अपन क्वेश्चन सोल्व करते रहे तो आगे का चैप्टर अपन स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके आगे का जो पार्ट है अपने सिलेबस का वो अपन स्टार्ट करेंगे, और वो है साउंड यानी ध्वनि के नाम से जो चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक इस जिस पैटर्न से अपन ने इसको पढ़ा है उसी को पढ़ेंगे, लेकिन उसके अपन क्वेश्चन उसके टॉपिक के साथ साथ ही क्लियर करेंगे। लास्ट में अलग से अपन को क्वेश्चन लेने की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोल दिया था कि जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उन सब के क्वेश्चन अपन लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे। तो थैंक यू।